Hello, good morning. This is जुलाई 30 एंड आज हम करने वाले हैं द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड मोस्टली आज द हिंदू पर हमारा फोकस रहने वाला है। पहले देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। तो प्रलय मिसाइल की फायरिंग की गई है, टेस्ट किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। इसके अलावा ये द हिंदू के पेज नंबर 5 में है, डिफेंस से रिलेटेड है। सेकंड है रीडिस्कवरी ऑफ बारबाडोस थ्रेड स्नेक, मतलब ये 20 सालों के बाद फिर से डिस्कवर किया गया है, इसलिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन आईसीजे कंट्रोवर्सी अबाउट, ये आईसीजे के एडवाइजरी है अबाउट क्लाइमेट ऑब्लिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। काजीरंगा इन असम रिकॉर्डेड थर्ड हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी इन इंडिया, ये प्रीलिम के लिए पूछे जा सकने वाला क्वेश्चन है। द हिंदू के पेज नंबर 6 में है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है। एंड ग्रोथ क्यों रुकी हुई है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट के पुश के बाद भी ग्रोथ में पुश क्यों नहीं आ रहा, इंटरप्टेड ग्रोथ। पेज नंबर 8 इकोनॉमी से रिलेटेड है। देन इंडिया यूके सेटा एंड एमएसएमई, सेटा के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज हम उसके एमएसएमई वाले पहलू पे फोकस करेंगे। पेज 12 इकोनॉमी से रिलेटेड है, द हिंदू के सारे आर्टिकल हैं आज। इसके अलावा आईएमएफ ने कुछ फोरकास्ट किया है इंडिया की ग्रोथ के रिगार्डिंग। एंड बॉन्ड मार्केट कैसे काम करता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, पेज नंबर 13 में इकोनॉमिक से रिलेटेड है। एंड आपको पता है कि बॉन्ड के बारे में बैक टू बैक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं। इसके अलावा एथिक्स के क्वेश्चन है, साइंटिफिक एथिक्स, आर्सेनिक लाइफ देखेंगे, पेज नंबर 7 पे है। सो इन केस यू वांट टू ज्वाइन मेंस 500 टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग, द डोर इज जस्ट ओपन। चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं कि हमारा पहला आर्टिकल है जो साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, प्रलय मिसाइल के बारे में है। ये लगातार डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल की टेस्टिंग करी है। एंड ये कहाँ पे होती है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा में। ये अपने आप में एक द्वीप समूह है उड़ीसा में। शायद पहले इन्हें ही व्हीलर द्वीप समूह कहा जाता था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा यहाँ से है। इनका जो मेन एम था वो ये था कि मैक्सिमम और मिनिमम रेंज को टेस्ट करें, हालांकि वो रेंज दे नहीं है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम रेंज कितनी है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी को ध्यान में दिया गया है। इंडिजिनियसली डेवलप्ड है, ठीक। सॉलिड प्रोपेलेंट है, मतलब जो इसका फ्यूल है, जैसे गाड़ी में तेल पड़ता है उसी तरह से इसका फ्यूल कैसा है, सॉलिड है। ये अपने आप में क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल की है। ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, ये हमको समझना पड़ेगा। हाँ, इसमें क्या क्या चीजें इक्विप्ड हैं, मतलब कौन कौन से उपकरण इसमें लगे हुए हैं, टूल्स। एडवांस गाइडेंस नेविगेशन सिस्टम, जो कि हाई प्रिसिजन के साथ काम करता है, मतलब बहुत एक्यूरेसी से किसी जगह को हिट करता है। जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में देखा था कि इंडियन मिसाइल्स ने कैसे पाकिस्तान के ठिकानों को एकदम सटीक तरीके से टारगेट बनाया था, बिल्कुल उसी तरह से इसमें कई तरह के वॉरहेड अपलोड किए जा सकते हैं, मतलब इसमें मिसाइल्स कई तरह के अपलोड की जा सकते हैं। कौन कौन से स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं, तो डीआरडीओ के साइंटिस्ट, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड इन इंडस्ट्री के इसमें का पार्टिसिपेशन इसमें है, ठीक। तो ये याद रखेंगे कि इसमें इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन है, प्रीलिम में ऐसा पूछा जा सकता है। ये सब काम की नहीं है। हाँ, यहाँ पे देखो उड़ीसा के डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड है। डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड, इसकी लोकेशन बे ऑफ बंगाल में पड़ती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में पड़ती है। कुछ इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। जैसे हमने बात की कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल क्या होते हैं। बैलिस्टिक एंड क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल में जो ट्रेजेक्ट्री का डिफरेंस है पहले वो समझते हैं। ट्रेजेक्ट्री का मतलब ये होता है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका जो पाथ है, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने लॉन्च किया, यहाँ से ऐसे इस जगह से लॉन्च किया और ये है पाकिस्तान। तो अगर हमने किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे हमने टारगेट करना है तो वो फिक्स्ड है बैलिस्टिक के केस में। जबकि जो पार्शियली बैलिस्टिक है या क्वासी बैलिस्टिक है, इसमें एटमॉस्फेरिक मैन्यूवरिंग पॉसिबल है, मतलब एटमॉस्फेयर में ये एबल है कि वो अपना पाथ किसी भी समय कंट्रोल कर सकता है, और वो एटमॉस्फेयर में अपनी लोकेशन, अपनी ट्रेजेक्टरी को अगर चाहे तो चेंज कर सकता है, बदल सकता है। तो इसे हम बोलते हैं मैन्यूवरिंग। फर्स्ट फेज में सो इसको बूस्ट किया जाता है इन स्पेस में, और री एंट्री फेज में, ये इसका फर्स्ट फेज है।
जबकि इसमें क्या है कि इसमें एडजस्टमेंट किया जा सकता है, ये यहाँ पे फिक्स है, इसकी री एंट्री सब कुछ फिक्स है, लेकिन इसके केस में एडजस्टमेंट, क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल को बीच में एडजस्ट किया जा सकता है, बाकी फेजेस सिमिलर ही होते हैं। मैन्यूवरेबिलिटी, तो जनरली ये अपने आप में नॉन मैन्यूवरेबल है, मतलब ये कि जो टारगेट है, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने इसे लॉन्च किया तो ये अपने टारगेट पे ही जाके गिरेगा, ठीक है। क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल में मैन्यूवरेबिलिटी होती है, प्रीलिम में यही क्वेश्चन आपके पूछे जाने के चांस ज्यादा है, मतलब वो अपना कोर्स को एडजस्ट कर सकता है, ठीक है। और वो किसी मिसाइल डिफेंस, जैसे मान लीजिए कि कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि किसी दूसरे देश, जैसे भारत की मिसाइल को पाकिस्तान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम अगर टारगेट करते हैं गिराने के लिए, तो इंडियन ये जो प्रलय है, ये अपने अपना अपना कोर्स बीच में चेंज कर सकता है, सो दैट कि वो डिफेंस सिस्टम हमारे मिसाइल को टारगेट ना कर सकें और हम अपना रास्ता बदल लें और डिस्ट्रॉय होने से बच जाएं। एक्यूरेसी, तो बैलिस्टिक मिसाइल की एक्यूरेसी लोअर होती है बिकॉज ये लॉन्ग कोर्स फॉलो करते हैं, इनकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल की, ये नेविगेशन सिस्टम के साथ काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें क्रूज मिसाइल वाले कुछ फीचर्स हैं, लेकिन इसमें डिस्टेंस का डिफरेंस है। जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो कंपेरेटिवली लॉन्गर डिस्टेंस फॉलो करते हैं, ठीक। स्पीड, तो ये हाइपरसोनिक या सब सब हाइपरसोनिक हो सकता है। हाइपरसोनिक मींस जो साउंड यानी कि आवाज की गति से चलते हैं, सब हाइपरसोनिक मतलब उससे कम। तो जबकि ये अपने आप में हाइपरसोनिक होते हैं, 5 मैक से अधिक इनकी स्पीड होती है। तो अगर हम 5 मैक कहते हैं जिसका मतलब है कि साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा, ठीक है। इसके अलावा हाँ, हाइपरसोनिक ये अपने आप में साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट, काउंटर मेजर्स, तो इसको बैलिस्टिक मिसाइल को इजी इजी है ट्रैक करना, ठीक है, इसका इंटरसेप्शन भी किया जा सकता है, जबकि इसको हार्ड है, क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल हार्ड है इंटरसेप्ट करना। उसके पीछे रीजन ये है कि बीच में मैनूवर कर सकता है, अपना पाथ चेंज कर सकता है, इसका पाथ अनप्रेडिक्टेबल है, इसीलिए कहा जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल के एग्जाम्पल है अग्नि, ट्राइडेंट अमेरिका का, और DF-31 चाइना का। इंडिया की अग्नि सीरीज है। अब प्रलय ये इंडिया का, और स्कैंडर रसिया का, और DF-15 चाइना का, ये अपने आप में क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। एक बात याद रखना कि ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ना, ये अब उतने रिलेवेंट नहीं रह गए बिकॉज ज्यादातर कंट्रीज के पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। हाँ, बड़े वारफेयर में कोई भी कंट्री के पास इतने, एक्सेप्ट यूएस, चाइना, रसिया टाइप की कंट्री छोड़ दो, तो किसी कंट्री के पास इतने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं कि पूरे देश को डिफेंड कर सके, ठीक है। तो बड़े वारफेयर में अभी भी बैलिस्टिक मिसाइल की सिग्निफिकेंस है, बट छोटे वारफेयर में अगर देखा जाए, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल को डिस्ट्रॉय करना आसान है, इसलिए प्रलय ज्यादा रिलेवेंट हो गया है। चलो, यूपीएससी का एक पीवाईक्यू है, इसे अटेम्प्ट करो। मैं आपको टाइम देता हूँ, वीडियो पॉज करो और अटेम्प्ट करो। चलिए, मेरे ख्याल से आपने कर लिया, अदरवाइज वीडियो पॉज करो और अटेम्प्ट करो। सो ये पीवाईक्यू है, 2019 में आया है, विद रेफरेंस टू अग्नि मिसाइल। इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं? तो अग्नि मिसाइल सरफेस टू सरफेस मार करती है, मतलब ये सरफेस यहाँ से उठी, इसको ऐसे मारा, यस, ऐसा सही है। ये न्यूक्लियर कैपेबल है, मतलब ये कि ये जो जैसे किसी गाड़ी में पटाखे रखे हो ना, यस, उसी तरह अग्नि मिसाइल में न्यूक्लियर बॉम्ब लगे होते हैं, सही। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय DRDO, और ये भी सही। तो इस तरह से आपका आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट, आपके 4 स्टेटमेंट्स हैं, अटेम्प्ट करो, पॉज एंड अटेम्प्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफरेंशिएट quasi ballistic missile from traditional ballistic missile? So it can carry nuclear warhead, it follows a purely straight trajectory, it has capable of to maneuver during flight, it uses liquid fuel। तो आपको पता है फ्लाइट के दौरान मैन्यूवर कर सकता है, यानी कि अपना कोर्स एडजस्ट कर सकता है, अपना रास्ता चेंज कर सकता है, यही सही आंसर है। नेक्स्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और अटेम्प्ट करो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रलया मिसाइल। It is indigenously developed surface to air missile. It has solid propellant and quasi ballistic missile, ये सही है।
इसमें हमने पहले भी देख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज कैपेबल ऑफ कैरिंग मल्टीपल टाइप्स ऑफ वारहेड, ये वारहेड मल्टीपल टाइप्स के कैरी कर सकते हैं। सो आंसर क्या होना चाहिए, अटेम्प्ट करो। 2 एंड 3, ये सरफेस टू एयर नहीं, सरफेस टू सरफेस है, इसलिए 2 एंड 3। 4, अटेम्प्ट नाउ। क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल कंसीडर्ड हार्डर टू इंटरसेप्ट देन ट्रेडिशनल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि एयर में क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल को पहचान पाना, उसे डिस्ट्रॉय करना किसी दुश्मन देश द्वारा, ये कठिन है। क्यों? बिकॉज दे ट्रेवल एट लोअर अल्टीट्यूड, नो। दे डू नॉट हैव अर्थ एटमॉस्फेयर, नो। दे हैव इन फाइट मैन्यूवरेबिलिटी, यस, यही सही है। 4, सी। नेक्स्ट, which of the following is the advantage of quasi ballistic missile? quasi ballistic missile का एडवांटेज क्या है, हमने इसके बारे में देख लिया है, अभी ज्यादा अच्छे से पता चल सकता है। ये इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी ड्यू टू गाइडेड सिस्टम, कैपेबिलिटी टू इवेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, हाँ ये हमने देखा है, बिकॉज ये बीच में मैन्यूवर कर सकते हैं, इसलिए इनको मिसाइल सिस्टम के बैलिस्टिक डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के माध्यम से पकड़ पाना बहुत कठिन है, ठीक। इसमें गाइडेड है तो ये गाइडेड भी है, इसलिए इसमें एक्यूरेसी ज्यादा है, यस। थर्ड, कैपेबिलिटी टू कैरी ओनली कन्वेंशनल वारहेड, नो, ये मल्टीपल टाइप के वारहेड ले सकते हैं, तो ये गलत है, 1 एंड 2 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल हमारा एनवायरमेंट इकोलॉजी के बारे में है। वर्ल्ड का सबसे छोटा स्नेक, जिसे थ्रेड स्नेक का नाम दिया गया है, कहा गया ये थ्रेड स्नेक कहाँ पे मिला है, बारबाडोस में। ये देखो सिक्के के ऊपर रखा है, इसे ये बताने की कोशिश की जाती है कि कॉइन से कितना बड़ा होगा, छोटा सा। आई थिंक इट इज अप्रोक्सीमेट अ फिंगर, या 2 फिंगर से ज्यादा लंबा तो नहीं है, ठीक है, 2 उंगलियों से ज्यादा लंबा नहीं है। चलिए देखते हैं, ये बारबाडोस का थ्रेड स्नेक, ये साइंटिफिक नेम है, नहीं याद रखना। ये वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट नोन स्नेक है, और ये 20 साल बाद फिर से रीडिस्कवर किया गया है, मतलब इसको एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था, यहाँ देखो एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था। और ये जो लोस्ट टू साइंस, ये क्या है, ये उन स्पीसीज की लिस्ट है जो एक्सटिंक्ट घोषित किए जा चुके हैं। ये उन 4800 स्पीसीज में इसकी गिनती हो गई थी, यानी कि उन 4800 स्पीसीज में इसको लिस्ट किया जा चुका था, जिन्हें की एक्सटिंक्ट घोषित किया जा चुका है, इसीलिए लोस्ट टू साइंस में इसका नाम आ गया था। बट इसको फिर से ढूंढा जा चुका है, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो अगर मैंने 2 फिंगर कहा तो सही कहा। कैन फिट ऑन अ कॉइन, एक सिक्के में इसको बैठाया जा सकता है। ब्लाइंड है, बर्रोइंग करता है, फीड ऑन टर्माइट्स, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना जमीन में, उनको खाता है, चींटियों को खाता है। ये लेज अ सिंगल सिलेंडर एग, यानी कि एक बार में एक सिलेंडर एग ये देता है, एक अंडा देता है। आइडेंटिफाइड बाय पेल येलो डॉर्सल लाइन एंड साइड लोकेटेड आइज, यानी कि किनारों पर इसकी आंखें होती हैं। हैबिटेट, तो ये जैक इन द बॉक्स ट्री, जैक इन द बॉक्स ट्री में पाया जाता है। लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि हर जगह नहीं पाया जाता। ये पत्तों में और अंडरग्राउंड दोनों जगह रह लेता है, और इसे बहुत कठिन है डिटेक्ट कर पाना, बिकॉज ये आसानी से छुप जाता है फॉरेस्ट एरियाज में, और खासतौर से ट्रीज में या पत्तों के नीचे अंडरग्राउंड। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ये है कि पहली बार देखा गया था 1889 में। अब देखो यूपीएससी आपसे 1889 नहीं पूछेगी, वो ये पूछ सकती है कि इसको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था ओवर 200 ईयर्स अर्लियर, ऐसा बोलता है यूपीएससी, तो सही है वो। एंड उसको नई स्पीसीज डिस्क्राइब किया गया 2008 में बाय प्रोफेसर ब्लेयर हेज द्वारा, नाम जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है। प्रीवियसली इसको कंफ्यूज किया गया विथ फ्लावर पॉट स्नेक से, जो कि वो अलग है, फ्लावर पॉट स्नेक अलग होता है, थ्रेड स्नेक अलग होता है। कंजर्वेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये आइलैंड बायोडाइवर्सिटी और एंडेमिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये उसके सिंबॉलिक रिलेशन को बताता है। किस आइलैंड की बात हो रही है, बारबाडोस, यस। इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में फील्ड बेस्ड कंजर्वेशन के लिए, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंड लॉस्ट स्पीसीज, खोई हुई प्रजाति इसका पता लगाया गया है। ये एम्फसाइज करता है फ्रेजिलिटी ऑफ माइक्रो हैबिटेट्स को, यानी कि
इसकी संख्या में कमी होना या एक्सटिंक्ट होना ये दिखाता है कि बारबाडोस का जो माइक्रो क्लाइमेट है, इकोसिस्टम है, वो फ्रेजाइल है और वहाँ पर स्पीसीज का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं हो पा रहा। इसका मतलब ये कि इकोसिस्टम का प्रोटेक्शन करना चाहिए, इकोसिस्टम लेवल का प्रोटेक्शन करना चाहिए। ठीक है, चलिए एमसीक्यूज चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आप जो भी अटेम्प्ट करें क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, कल हमने देखा कि बच्चों ने बोला कि क्वेश्चन के सीक्वेंसिंग में दिक्कत होती है, तो बच्चे ने आपको करना क्या है कि देखो, मेंस के क्वेश्चन में हम सीक्वेंसिंग नहीं करते हैं, प्री के क्वेश्चन में सीक्वेंसिंग करते हैं। क्यों? बिकॉज आपको अपनी कॉपी पे प्री के क्वेश्चन नहीं लिखने हैं और मेंस के क्वेश्चन लिखने हैं, तो मेंस के क्वेश्चन में सीक्वेंस की आवश्यकता नहीं है। अगर फिर भी आपको जरूरत होगी तो आप हमें बताना, हम उसमें भी सीक्वेंसिंग कर देंगे। आपको ऑर्डर करने में दिक्कत होती है वो नहीं होगी। चलिए अटेम्प्ट करो। 1 2 3 4 5 डन, पॉज एंड डन, अटेम्प्ट करो। चलिए देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बारबाडोस थ्रेड स्नेक। बारबाडोस थ्रेड स्नेक के बारे में इनमें से कौन कौन सी बातें सही हैं? सो इट इज द वर्ड्स। अच्छा, जो लोग जियो साइंटिस्ट का पेपर भी देते हैं वो इस तरह के साइंटिफिक टर्म्स में भी ध्यान देंगे, अदरवाइज यूपीएससी में ऐसे साइंटिफिक टर्म्स नहीं आते। इट इज वर्ड्स स्मॉलेस्ट नोन स्नेक, सही है। इट इज एंडेमिक टू कैरिबियन आइलैंड ऑफ बारबाडोस, सही है। एंडेमिक का मतलब होता है कि कोई स्पीसीज केवल वहीं पाई जाती है। ठीक है, सॉरी नहीं, ये उसका नेटिव स्पीसीज है, मतलब वो कहीं और से आया नहीं है, ये इसका मतलब होता है एंडेमिज्म का। इट इज नोन टू वेनमस एंड आर्बोरियल स्पीसीज। सो क्या ये आर्बोरियल है? हाँ, आर्बोरियल है। आर्बोरियल का मतलब होता है कि वो स्पीसीज जो ट्री में रहते हैं। क्या ये वेनमस है? नहीं, इसलिए आंसर होगा 1 एंड 2। ए इज द आंसर। इट इज नॉट वेनमस। हाँ, ये ट्री में होता है, सॉरी, ये ट्री में नहीं बल्कि पत्तों के नीचे होता है, इसका मतलब अंडरग्राउंड होता है, ये ट्री में नहीं होता। सॉरी, इस करेक्शन इसको ठीक करो यहाँ पे। इट इज नॉट आर्बोरियल इवन, ट्रीज में नहीं होता, पत्तों में होता है, मतलब ये अंडरग्राउंड पत्तों में, जमीन में, वहां पे होता है, इसलिए इसे पहचानना और डिटेक्ट करना मुश्किल है। नॉट आर्बोरियल, ये करेक्शन है, फिर से सुनो। ये आर्बोरियल नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये ट्रीज में नहीं पाया जाता। जब ये कहा जाए कि पत्तों में पाया जाता है तो इसका मतलब ये जमीन में पड़े पत्तों के नीचे पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 विद रेफरेंस टू डिस्कवरी ऑफ स्पीसीज कंसीडर द लोस्ट टू साइंस। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कहता हूँ। इस तरह कभी कभी हम लोगों को लगता है कि ये टर्म पूछा जा सकता है कि लोस्ट टू साइंस अपने आप में क्या सिग्निफाई करता है। क्वेश्चन नंबर 7 आप अटेम्प्ट करो। लोस्ट टू साइंस क्या शो करता है? तो रीडिस्कवरी of such species can help restore ecological balance, reintroducing keystone species। यानी कि साइंस में वो स्पीसीज जिन्हें एक्सटिंक्ट घोषित किया गया था बट उनको रीडिस्कवर किया गया है, तो उसे लोस्ट टू साइंस की कैटेगरी माना जाता है। जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट की जा चुकी थी उनमें से 4800 स्पीसीज ऐसी हैं जिनको रीडिस्कवर किया गया है, उनको लोस्ट टू साइंस कैटेगरी में रखा जाता है, और ये पहला सही है। सेकंड, it indicates that extinction assessment may sometime be premature due to lack of data। इसका मतलब यह है कि जब पहले इसको 20 साल पहले एक्सटिंक्ट घोषित किया गया था तब वो प्रीमेच्योर डेटा था, वो अपने आप में पर्याप्त डेटा नहीं था। दैट्स ट्रू, ये भी सही है। रीडिस्कवर्ड स्पीसीज आर ऑलवेज रिमूव्ड फ्रॉम थ्रेटेंड स्पीसीज लिस्ट अपॉन कंफर्मेशन। नो, इसको हमेशा उससे हटाया नहीं जाता है। ठीक है, बिकॉज इसके बावजूद भी इसके थ्रेट परसेप्शन सब कुछ उसी तरह होते हैं, तो इसलिए 1 एंड 2। नेक्स्ट हम आ गए हैं आईसीजे। आईसीजे का कुछ वर्डिक्ट आया है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है आईसीजे का फुल फॉर्म, और इसने क्लाइमेट ऑब्लिगेशन पर कुछ वर्डिक्ट दिए हैं, उनको फोकस करेंगे। ये बड़ा सा आर्टिकल है, इसके यहाँ पे क्रिस्प समरी आपको मिलेगी, फाइन पॉइंट्स मिलेंगे, हाईलाइट्स मिलेंगे। चलिए देखते हैं। पहली बात तो ये कि ये जो ओपिनियन है ये कैसी है? एडवाइजरी, हमने ऊपर लिख दिया है बिकॉज ये आपका एक नंबर है, बाइंडिंग नहीं है, इसका ये मतलब है। ठीक है, तारीख नहीं याद रखना। सो आईसीजे का ये जो वर्डिक्ट है, ये जो ऑर्डर है, ये अपने आप में एडवाइजरी है। अच्छा, ये क्या ऑब्लिगेट करता है? तो ये ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट यानी कि राज्यों का ऑब्लिगेशन होगा कि वो एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करें। अपने आप में इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर ये फेल करता है तो।
जैसे मतलब कि देखो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होंगे अगर स्टेट ऐसे पॉलिसीज बनाए, ऐसे लॉ बनाए। क्यों हमने बोला, बिकॉज आईसीजे का ये वर्डिक्ट पहली बात तो एडवाइजरी है, वो अपने आप में लीगल सैंक्टिटी नहीं रखता, लेकिन स्टेट ने ऐसा चाहिए कि इसके लीगल कॉन्सिक्वेंस हो अगर कोई इनको फॉलो नहीं करता, ऐसे लॉ बनाए। जैसे भारत की संसद ऐसे लॉ बनाए, कानून बनाए। कुछ इसके हम टेक अवेज देखते हैं, मैसेज क्या है इसमें। तो ग्लोबल साउथ के लिए क्या है, ये अपने आप में रीअफर्म करता है क्योटो प्रोटोकॉल, UNFCCC का मैसेज और पेरिस एग्रीमेंट में जो कमिटमेंट दोहराए गए थे। ठीक है, दैट ऑल आर रिलेवेंट, नॉट जस्ट पेरिस एग्रीमेंट। मतलब ये कि क्लाइमेट रेगुलेशन में जितनी बातें अब तक कही गई हैं यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा, ये उन सभी के लिए रिलेवेंट है। ये इन्फोर्स करता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका मतलब ये होता है कि अलग अलग देशों की अलग अलग कैपेसिटी है, बट उनकी कैपेसिटी में सबके लिए एक कॉमन बात है, सभी देशों के लिए, कि हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन का प्रोडक्शन कम करेंगे, ये कॉमन है। बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि अमेरिका के लिए टारगेट अलग होंगे, चाइना के लिए अलग होंगे, इंडिया के लिए अलग होंगे, बांग्लादेश के लिए अलग होंगे, श्रीलंका के लिए और अलग होंगे। तो जो देश जितना छोटा है, जिसके पास जितनी कम कैपेसिटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी कम होगी। यहाँ पर एक बात और, डेवलप्ड कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, डेवलपिंग कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, इसीलिए इसे सीबीडीआर में डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैकेनिज्म लाया गया है। ये रिकॉग्नाइज करता है स्पेशल ऑब्लिगेशन, इसमें एनेक्स 1 एनेक्स 2 कंट्रीज के बारे में। ठीक है, ये अपने आप में डेवलप्ड नेशन है, डेवलप्ड नेशन में भी उनके जो ऑब्लिगेशन है वो मैंने आपसे बोला कि वो अलग है, तो ये उनको रिकॉग्नाइज करता है। ओपन डोर टू अप्लाई सीबीडीआर इन द एरियाज लाइक बायोडाइवर्सिटी, यानी कि ये कि जो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और खासतौर से जो रिस्पेक्टिव कैपेसिटीज है अलग अलग देशों की, उसमें ओपन डोर पॉलिसी अपनाई जानी चाहिए बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन में। मतलब सर्टेन एरियाज को ज्यादा प्रोटेक्शन दिए जाने की जरूरत है। इसमें कुछ कंट्रोवर्सीज एंड लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो आईसीजे रीइंटरप्रेट करता है पेरिस एग्रीमेंट के 1.25 डिग्री वाले टारगेट को। वैसे तो 2 डिग्री टारगेट है, बट प्रेफरेंस 1.5 डिग्री को दिया गया है कि अगर हम अपने प्लेनेट का टेम्परेचर 1990 की तुलना में 1.5 डिग्री से ज्यादा 21st सेंचुरी के एंड तक ना बढ़ने दें, तो ये हमारे लिए सस्टेनेबल मैकेनिज्म होगा, और ये प्रेफरेबल चॉइस है। हालांकि जो टारगेट है वो 1.5 नहीं बल्कि 2 डिग्री है। ठीक है, 2 डिग्री हमारा टारगेट है, 1.5 प्रेफरेंस है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे नीचे लिखा है कि जो ओरिजिनल गोल है वो 2 डिग्री है, बट आईसीजे ने 1.5 को रिपीट किया। 1.5 इज प्रेफरेंस। ये साइड करता है आईपीसीसी के टारगेट को, जो कहता है कि 43% ग्रीन हाउस गैस एमिशन कट करने की जरूरत है बाय 2030 विदाउट इक्विटी कंसिडरेशन। इसमें साइड स्टेप्स क्या क्या हैं, तो डेवलपमेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ ग्लोबल साउथ, कि ग्लोबल साउथ में कुछ डेवलपमेंटल इम्पेरेटिव्स हैं। मतलब ये कि कुछ कुछ न कुछ वहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होंगी होंगी जो जरूरी भी हैं, और उनसे कुछ न कुछ ग्रीन हाउस गैस निकलेगा। यहाँ पे कार्बन स्पेस एक्सेस, क्लाइमेट फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मैकेनिज्म भी डिस्कस किया गया है। मतलब ये है कि जो सर्टेन एरियाज होंगे जहाँ पे कार्बन एमिशन होगा, वहां पर हम क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसी चीजों को हेल्प में ले सकते हैं। क्लाइमेट फाइनेंस डेवलप्ड कंट्रीज जो क्योटो प्रोटोकॉल के मैकेनिज्म के अंतर्गत डेवलपिंग कंट्रीज को देंगे। इसमें कार्बन सर्टिफिकेट्स का ट्रांसफरमेंट भी है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डेवलप्ड कंट्रीज के पास ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जैसे सोलर पीवी, विंड विंड पावर सिस्टम, जिसको कि वो इंस्टॉल कर सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंतर्गत। इसके अलावा लीगल एंड एनफोर्समेंट गैप कौन कौन से हैं। सो इसमें कोई स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है। इसके अलावा ये ऑब्लिगेशन अपने आप में मोस्टली कंडक्ट बेस्ड है, नॉट रिजल्ट गारंटीड। मतलब ये कि ये आपको मैकेनिज्म या प्रोसेस देता है, इसमें कोई रिजल्ट फिक्स नहीं है। ये इट लीव्स एनफोर्समेंट टू नेशनल एंड रीजनल। मैंने आपसे पहले बताया था कि इसमें जो लिटिगेशन है और जो लॉ है वो स्टेट को बनाने हैं। ठीक है, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है इसमें, मतलब क्या क्या चीज हम और बेहतर कर सकते थे जो आईसीजे ने नहीं किया है। तो आईसीजे ने नेग्लेक्ट किया है डेवलपमेंटल एनर्जी क्लाइमेट जस्टिस नेक्सस ऑफ साउथ। इसके अलावा
लिमिट करता है ये CBDR को, बिकॉज ये नॉन बाइंडिंग अपने आप में, और मे रिप्रोड्यूस नॉर्थ साउथ क्लाइमेट डिवाइड रादर देन ब्रिजिंग इट। यानी कि जो नॉर्थ साउथ का मतलब ये होता है कि जो जैसे वेस्टर्न यूरोप और जो नदर्न कंट्रीज हैं नदर्न हेमिस्फीयर में वो, और एक वो है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे की कंट्री, नॉर्मली उनको सदर्न स्टेट्स माना जाता है, ये डेवलपिंग नेशन है मोस्टली। ठीक है, ये इक्वेटर से डिवाइडेड नहीं है, याद रखना। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट करो। डन। 3 स्टेटमेंट है, 2 ये हो गए, एक और पहले पढ़ लेते हैं। द क्लाइमेट ग्रुप इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट The Climate Group is an international non-profit organization that drives climate action by large network runs them। यानी कि क्लाइमेट ग्रुप क्या है, इसके बारे में एक फैक्ट हम ध्यान देंगे कि क्लाइमेट ग्रुप अपने आप में एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दैट ड्राइव्स क्लाइमेट एक्शन। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ सही है। ये क्लाइमेट एक्शन पे काम करता है, जो कि कैसे काम करता है, तो इसके पास बड़े नेटवर्क हैं जिसकी हेल्प से काम करता है, तो ये सही है। मतलब ये एक एनजीओ है जो क्लाइमेट से रिलेटेड एस्पेक्ट में ग्रीन हाउस गैस को कर्व करने के फील्ड में काम करता है। क्लाइमेट ग्रुप इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। नो नो, इसका यूनेप से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट, सेकंड गलत है। थर्ड, द क्लाइमेट ग्रुप ऑपरेट्स इन पार्टनरशिप विद लीडिंग कंपनीज एंड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, ये सही है। 1 और 3 ये कंपनियों और जो मेजर स्टेट्स हैं उनके द्वारा चलाया जाता है, ना कि यूनेप के द्वारा। ठीक है, 3, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये यूपीएससी प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा सीरियसली अटेम्प्ट करो। सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे, पढ़ेंगे और अटेम्प्ट करेंगे, यहीं से तुम्हारी प्रैक्टिस शुरू होगी। With reference to agreement at the UNFCCC, यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज मीटिंग हेल्ड इन पेरिस 2015, which of the following statement is correct? तो पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी के बारे में है, करिए। The agreement was signed by all members of the country? No, यूएन के सभी मेंबर्स ने इसको साइन नहीं किया था। The agreement aim to limit ग्रीन हाउस गैस को कम करना, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करना, सो दैट राइज इन द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, मतलब 21st सेंचुरी कितना रहना चाहिए, 2 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे कम। अगर ये 1.5 डिग्री से आगे ना जाए तो ये ज्यादा बेहतर है, तो ये सही है, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। डेवलप्ड कंट्रीज एक्नॉलेज्ड देयर हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन ग्लोबल वार्मिंग कंपेयर टू एंड कमिटेड टू डोनेट 100 बिलियन पर ईयर फ्रॉम 2020। ये 2020 सही है, बट ये 1000 बिलियन सही नहीं है, 100 है यहाँ पे, तो ये भी गलत है, केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है। ये 100 बिलियन पर ईयर। नेक्स्ट, यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 का क्वेश्चन है, आप सभी इसे अटेम्प्ट करेंगे। Which of the following statement about regarding green climate fund is correct? ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए कौन कौन सी बातें सही हैं? सो इट इज इंटेंडेड टू असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन एडॉप्शन ऑफ क्लाइमेट मिटिगेशन प्रैक्टिस टू काउंटर क्लाइमेट चेंज, यानी कि क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को ये हेल्प करेगा कि वो क्लाइमेट मिटिगेशन प्रोग्राम या प्रैक्टिस डेवलप करें। क्लाइमेट मिटिगेशन का मतलब है ऐसे उपाय करें जिससे कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये चीजें कम हों। It is founded under the aegis of UNEP, OECD, Asian Development Bank and World Bank. No, it is not the case because GCF was in a global climate fund was established under UNFCCC and not these institutions. ठीक है? So one only. Next, अभी ये क्वेश्चन है नज 100 द कॉन्सेप्चुअल आई, इसकी यूनिक टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज है,
टेस्ट सीरीज है प्रीलिम्स के लिए, उसका क्वेश्चन है। चलो अटेम्प्ट करो। पॉज एंड अटेम्प्ट। With reference to recent advisory opinion by International Court of Justice on climate obligation, consider the following statement. The ICJ reaffirmed the continuing legal obligation of developing countries under UNFCCC protocol. यानी कि ICJ सॉरी डेवलप्ड कंट्रीज अंडर यूएनएफसी एंड क्योटो प्रोटोकॉल। सही है, डेवलप्ड कंट्रीज के बारे में जो ऑब्लिगेशन है उनको ये रिअफर्म करता है। The obligation made the 1.5 degree temperature target legally binding over the original Paris Agreement wording। हाँ ये सही है, ठीक है। 1.5 डिग्री टारगेट को लीगली बाइंड करने के लिए कहता है, बट वो लीगली बाइंड कंट्री करेंगे, कंट्री के लॉस करेंगे, आईसीजे नहीं कर सकता। ये आप बार बार याद रखना, बिकॉज इस स्टेटमेंट को ट्विस्ट किया जा सकता है जैसे बार बार किया जा रहा है। तो कोर्ट रिकॉग्नाइज्ड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रेस्पेक्ट टू कैपेसिटी, यानी कि सीबीडीआरआरसी मैकेनिज्म। तो क्या सही है? अटेम्प्ट करो। यस। हाँ बट इसमें ध्यान दो, ये टारगेट लीगली बाइंडिंग नहीं है, मैंने आपसे फिर बोला ये मैकेनिज्म। तो इस तरह से इसका 1 एंड 3 सही है। 1 एंड 3 ये 1.5 डिग्री सी टारगेट करता है, बट वो लीगली बाइंडिंग नहीं है। लीगली बाइंडिंग उन्हें कंट्रीज कर सकते हैं, ऐसा आईसीजे कहता है। यहाँ से हटाओ, ये एडवाइजरी है आईसीजे के द्वारा, इसको हटाओ, ये नहीं सही। ठीक है, 1 एंड 3 केवल सही है। दिस ओनली। गॉट ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैंने आपसे बताया कि यहाँ पे लीगली बाइंडिंग जो लिखा है ये आईसीजे नहीं कर सकता है। आईसीजे का कहना है कि ये कंट्रीज ने अपने लॉ के माध्यम से लीगली बाइंडिंग बनाए टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। चलिए आगे चलते हैं। 2 is not correct because it is the opinion है 1.5 डिग्री सी के लिए as a binding but doesn't legally override the agreement. ओके, काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व है। तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व भारत का तीसरा सबसे डेंस टाइगर्स की पॉपुलेशन के मामले में हो गया है, थर्ड। तो कौन से सबसे ज्यादा टाइगर होने वाले टाइगर रिजर्व है हमारे यहाँ? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में 19.83 19.83 टाइगर हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क में 19.56 टाइगर्स हैं पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एंड काजीरंगा में 18.65 टाइगर्स हैं पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में। तो सबसे ज्यादा डेंस है बांदीपुर, देन उत्तराखंड, बांदीपुर कर्नाटक का, देन उत्तराखंड का कॉर्बेट एंड देन असम का काजीरंगा। ये प्री का एकदम पक्का आने वाला क्वेश्चन है, तैयार रहो। ओके, सो हमने बात की कि काजीरंगा में थर्ड हाईएस्ट डेंसिटी है आफ्टर बांदीपुर एंड कॉर्बेट नेशनल पार्क टाइगर्स की। अभी ये रिपोर्ट ग्लोबल टाइगर डे के दिन रिलीज हुई थी। तो ग्लोबल टाइगर डे कब होता है? जुलाई 29, यानी कि कल, भाई असम के सीएम द्वारा। टोटल टाइगर्स कितने हैं? 148 इन दिस एरिया। नहीं याद रखना, ना तो नंबर ना ही एरिया, कुछ भी नहीं। सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट टाइम सैम्पलिंग ऑफ विश्वनाथ वाइल्ड लाइफ डिवीजन की। तो पहली बार सैंपल्स कहाँ से लिए गए हैं? विश्वनाथ वाइल्ड लाइफ डिवीजन से। इसके अलावा कोर ईस्टर्न असम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, असम वाइल्ड लाइफ डिवीजन में इंक्रीज हुए हैं टाइगर की पॉपुलेशन 2022 में 104 से 2024 में 115। इसके अलावा नगांव वाइल्ड लाइफ डिवीजन में स्टेबल हैं 6 टाइगर। तो बस आपको याद रखना है कि सब हैं कहाँ पे। नगांव कहाँ पर है? ईस्टर्न असम वाइल्ड लाइफ डिवीजन कहाँ पे? विश्वनाथ वाइल्ड लाइफ डिवीजन कहाँ पर है? सब काजीरंगा में है। सर्वे मेथड, सो कैमरा ट्रैप्स की हेल्प से ऐसा किया गया है एंड इसने फॉलो किया है एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया के प्रोटोकॉल्स का। स्पेशली एक्सप्लिसिट कैप्चर रिकैप्चर मेथड एक्यूरेट एस्टिमेशन के लिए किया गया है, स्पेशली यानी कि क्षेत्रीय। ठीक, कंजर्वेशन मेजर्स नॉट इंपॉर्टेंट। आगे चलिए।
अच्छा, भारत के 10 इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? तो काजीरंगा के बारे में हमने देख लिया है, यहाँ पे 1 राइनो पाया जाता है और ये इंडिया की वन ऑफ द हाईएस्ट टाइगर डेंसिटीज है, मतलब टॉप 3 में। फ्यू टाइगर रिजर्व, इट इज वन ऑफ द फ्यू टाइगर रिजर्व जो कि फ्लड प्लेन में है, बाढ़ वाले क्षेत्र में है, मेजर ब्रह्मपुत्र के रिवर बेसिन में पड़ते हैं। यहाँ पे यूज किया जाता है बोट्स एंड एलिफेंट्स फॉर पेट्रोलिंग ड्यूरिंग मानसून सीजन, यानी कि मानसून सीजन में पेट्रोलिंग के लिए वहां पे आने जाने के लिए नावों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एलिफेंट के पीठ में बैठ के जाते हैं हमारे ऑफिशियल्स। इसके अलावा सुंदरबन टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है, सो इट इज होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स, ठीक है। और यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर्स स्विम कर सकते हैं सलाइन वाटर में, ये अपने आप में खास बात है। ये अपने आप में ओनली मैंग्रोव इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड है जिसमें टाइगर पॉपुलेशन है, याद रखो, इस ओनली पे ध्यान दो। सुंदरबन टाइगर रिजर्व इज द ओनली मैंग्रोव इकोसिस्टम जहां पे टाइगर भी रहते हैं। टाइगर्स हैव अ रेपुटेशन फॉर बीइंग मोर एग्रेसिव एंड पॉसिबली ड्यू टू रिसोर्स स्कैर्सिटी एंड हैबिटेट स्ट्रेस। यहाँ जो टाइगर है वो ज्यादा एग्रेसिव हैं। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, इसको पखुई भी कहते हैं। इसका नाम पखुई आया था 2018 में, बहुत लोगों का गलत हुआ था बिकॉज लोग पक्के जानते थे, उसने पूछ लिया पखुई। अरुणाचल में है, ये हॉर्नबिल कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। द ओनली टाइगर रिजर्व इन इंडिया टू बी ज्वाइंटली मैनेज्ड बाय लोकल नीसी ट्राइब काउंसिल। ये अकेला टाइगर रिजर्व है जो कि लोकल पीपल के द्वारा मैनेज किया जाता है गवर्नमेंट के साथ साथ, और ये नीसी ट्राइब यहाँ पे हेल्प करती है। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है एंड ये अपने आप में वॉकिंग सफारीज के लिए जाना जाता है, जो कि ये अपने आप में वन ऑफ द रेयर है अमंग इंडियन टाइगर रिजर्व, ठीक है, वॉकिंग सफारी के लिए। रिच मिक्स ऑफ फ्लोरा फोना, यहाँ पे लेस टूरिस्ट प्रेशर है जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए अच्छा है। पैदल घूम सकते हैं आप सतपुरा टाइगर रिजर्व, मोटी बात यह है। नमदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश का, सी इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया, ओनली वन ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब ये लार्जेस्ट नहीं है, सीधी बात है। ओनली रिजर्व वेयर बिग कैट, बिग फोर कैट, यानी कि चारों बड़ी कैट स्पीसीज पाई जाती हैं, जैसे टाइगर, लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड को एग्जिस्ट। नमदफा वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा पॉइंट है ये। एलिवेशन, ये सी फ्लोर से 200 मीटर से लेके 4500 का एलिवेशन है और अपने आप में ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, मतलब जैसे ऐसे पहाड़ हैं। तो जहाँ पे सबसे ऊंचा है ये 4500 मीटर है और जहाँ पे कम ऊंचा है ये अपने आप में 200 मीटर है। तो इस पूरे रेंज में ये टाइगर रिजर्व, नमदफा टाइगर रिजर्व फैला हुआ है अरुणाचल में, ठीक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है, सो बिहार का अकेला टाइगर रिजर्व है जो कि गैंगेटिक प्लेन में है एंड इट इज नॉट अ टिपिकल टाइगर हैबिटेट। यहाँ पे मतलब टाइगर के लिए बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। यस देयर इज टाइगर, वो अलग बात है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, और ये रिकॉग्नाइज किया गया है TX2 अवार्ड द्वारा। TX2 अवार्ड उनको मिलता है जिन्होंने डिफाइंड पीरियड में अपनी टाइगर की पॉपुलेशन विद इन 10 ईयर 2 गुना कर ली है। तो इसने 2020 में डबल कर लिया था अपनी टाइगर पॉपुलेशन बिटवीन 2010 टू 2020, इसलिए इसे TX2 अवार्ड मिला है। याद रखेंगे ना TX2 अवार्ड किस लिए मिलता है, कौन देता है, अच्छा बताओ। अभी ऊपर था WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, यस। और यहाँ पे ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप है, येट फिर भी ये सक्सेसफुल है। हालांकि पीलीभीत में मतलब मिटिगेशन में, कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन में सक्सेसफुल है, हालांकि पीलीभीत में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं मैन और टाइगर के बीच में। बक्सा टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में, वन ऑफ द वंस थॉट टू हैव नो टाइगर, एक बार सोचा गया कि इसमें कोई टाइगर नहीं है, लेकिन रिसेंट कैमरा में एविडेंस मिले हैं टाइगर होने के या उनके वापस आने के। ये फेस करता है सीवियर प्रेशर फ्रॉम इलीगल माइनिंग एंड एनक्रोचमेंट। बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया डिस्पाइट इट्स स्मॉलर साइज। ये अपने आप में क्रिटिकल कॉरिडोर का हिस्सा है, ये कनेक्ट करता है पेंच, नगजीरा एंड तडोबा टाइगर रिजर्व को, ठीक है, महाराष्ट्र में है सभी। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है और ये रुडयार्ड किपलिंग की बुक द जंगल बुक में इसका नाम है। ये सक्सेसफुल री इंट्रोडक्शन ऑफ द
हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा के लिए भी जाना जाता है एंड इट इज द ओनली हैबिटेट फॉर दिस स्पीसीज। ठीक है, हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा। इनकेस आपको अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में कहीं भी डाउट है, यू कैन ज्वाइन नज 100 टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। टोटल 6000 प्रैक्टिस कराए जाएंगे। इसमें ज्यादातर पेपर 50 क्वेश्चन फॉर्मेट में, कुछ पेपर्स 100 क्वेश्चन फॉर्मेट में भी हैं। तभी तो 100 पेपर में 6000 क्वेश्चन करेंगे। इसकी फीस नहीं बढ़ाई गई है। इट इज रिमेंड सेम सिंस लास्ट 3 ईयर। व्हाई? बिकॉज इंडिया में इकोनॉमिक रिसेशन है। रिसेशन इफेक्टिवली नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ रुकी हुई है हमारे देश में। चलो मैप में देख लो कौन सा कहाँ पे है टाइगर रिजर्व। यूपी में है दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर। उत्तराखंड में जिम कार्बेट, राजा जी। अरुणाचल में कैमलांग, कैमलांग, नमदफा और पक्के यानी पखोई। असम में काजीरंगा, मानस, नमेरी और औरंग। मिजोरम में डंपा। वेस्ट बंगाल में बुक्सा एंड सुंदरवन। झारखंड में पलामू। उड़ीसा में सतकोसी एंड सिमलीपाल। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास, इंद्रावती, उदांती, सितांती। तेलंगाना में अमराबाद एंड कावल। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन, श्रीशैलम। तमिलनाडु में अन्नामलाई, कलक्कड़, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, श्रीविल्लिपुथूर, मुगामलाई। केरला में पराम्बिकुलम, पेरियार। कर्नाटका में बांदीपुर, भारदा, बीलीगिरी, नागरहोल, काली। महाराष्ट्र में बोर, मेलाघाट, नवेगांव, पेंच, सह्याद्री, तडोबा। मध्य प्रदेश में हाईएस्ट 9 और कहीं नहीं होंगे। ओके, कौन कौन से? बांधवगढ़, बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय डुबरी, सतपुरा, वीरांगना, दुर्गावती एंड रत्नागिरी एंड माधव। राजस्थान में मुकुंद्र हिल्स, रामगढ़, रणथंभौर, सरिस्का और धौलपुर करौली। ठीक है, तो ये मेन हमारे यहाँ के टाइगर रिजर्व हैं। इनको एक बार आप मैप में देख लीजिए अच्छे से, इसको रोक लीजिए, मैप बना के प्रैक्टिस कर लीजिए, सबसे अच्छा है। एक बार में आपको टाइगर रिजर्व याद हो जाएंगे ज्यादातर, और आपका जो मेन क्वेश्चन है वो यहाँ से हैंडल होंगे। चलिए, PYQ 2023 का कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्टेड एरियाज। बांदीपुर, भरदा, नागरहोल, सत्यमंगलम, वायनाड। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर टाइगर रिजर्व? इनमें से कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? तो वायनाड तो हमने कोई पढ़ा नहीं, 5 बाहर। ठीक, अब चेक करते हैं। 5 बाहर करने से ओ माय गॉड, ऑल 5 सभी टाइगर रिजर्व में। तो वायनाड टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? इसमें लिखा नहीं है वायनाड टाइगर रिजर्व, लेकिन होगा अगर सारे सही है तो। all 5 are dedicated tiger reserve in southern state. चलिए, prelims 2020 में which of the following protected areas are located in कावेरी बेसिन? नागरहोल, पीपी कोंडा, इसके अलावा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। सत्यमंगलम कावेरी एरिया में है। लेट्स अभी देखते हैं। वायनाड, ये वायनाड केरला में है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चलो बताओ, अटेम्प्ट करो। तो इनमें से कावेरी बेसिन में कौन कौन से पड़ते हैं? तो सत्यमंगलम नहीं पड़ता है, सत्यमंगलम इज आउट, इसे बाहर करो। 3 आउट, 3 आउट नहीं, सत्यमंगलम होगा क्या? एक, हाँ, ये सत्यमंगलम पड़ेगा कावेरी कावेरी बेसिन में, बिकॉज बिकॉज केरला में कावेरी बेसिन है। पीपली कोंडा पड़ता है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में पीपली कोंडा पड़ता है। एंड ये राजा महेंद्र वर्मन पापी हिल्स के आसपास के एरिया में पड़ता है। एलुरु डिस्ट्रिक्ट लगता है ये अपने आप में। सीताराम राजू एंड एलुरु, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये दोनों के बीच में पड़ता है पीपली कोंडा। तो ये बाहर है, इसको बाहर करेंगे। ठीक है, 2 आउट, यानी कि 1 3 4 बनेगा। सत्यमंगलम तो पढ़ना चाहिए, मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। नागरहोल तो ऑफकोर्स है, कर्नाटक में है, और कर्नाटक में कावेरी रिवर बेसिन पड़ता है। हाँ, पीपली कोंडा इज नॉट इन कावेरी बेसिन, इट इज इन गोदावरी बेसिन। पीपली कोंडा कहाँ पे है? गोदावरी बेसिन में। चलिए, 2017 का क्वेश्चन है, यूपीएससी प्रीलिम्स में आया हुआ है। करो, अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करना जरूरी है। पता तो चले, गलती हो वो अच्छी बात है। रिसेंटली
there was a proposal to translocate some of the lions from the natural habitat in Gujarat to which of the following sites? तो कहाँ पे? अब ये 2017 में आया, तो उस समय के करंट अफेयर्स में था, कोनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। यही चीता इंट्रोडक्शन की भी साइट है। 2015 का क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू इंडिया टाइगर रिजर्व विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? काबुल टाइगर रिजर्व इज नॉट इन उत्तर प्रदेश। कहाँ है काबुल टाइगर रिजर्व? सो काबुल टाइगर रिजर्व अपने आप में है तेलंगाना में। काबुल तेलंगाना हमने देखा है ना, तो ये अपने आप में डी गलत है। इसको अटेम्प्ट करो, मैचिंग का क्वेश्चन है, 2014 में आया है। हाँ, इनमें से कौन कौन सा सही मैच है? तो कॉर्बेट कौन सा रिवर फ्लो करती है? गंगा, यस और बताओ। कॉर्बेट में गंगा नहीं, रामगंगा, गलत है। दूसरा, काजीरंगा में मानस रिवर, नो, ब्रह्मपुत्र, ये भी गलत है। ब्रह्मपुत्र है काजी। साइलेंट वैली नेशनल पार्क में कावेरी रिवर, नो, कुंथी रिवर है यहाँ पर, कुंथी रिवर। तो यहाँ पे रामगंगा, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, यहाँ पर कुंथी। ठीक, तो ये भी गलत है, सब गलत, कोई सही नहीं मिले हुए नहीं। यूपीएससी बहुत हल्के क्वेश्चन नहीं देता। चलिए आगे चलते हैं। इकोनॉमिक आर्टिकल है इंडिया यूके और सेटा एंड एमएसएमई के रिगार्डिंग है। सेटा के हम बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया यूके का साइन हुआ है, अभी बहुत ही नई बात है ये। यूपीएससी मेंस 2025, यूपीएससी मेंस 2026 एंड यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसके बारे में हम सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देखते हैं। एक तो इंडिया यूके सेटा में डेडिकेटेड चैप्टर है एमएसएमई के लिए, जिसमें इंडिया के लिए एडवांटेज है। कौन सा अभी देखेंगे? इसमें एमएसएमई कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश किया जाएगा, कॉन्टैक्ट पॉइंट इस्टेब्लिश किया जाएगा इन बोथ द कंट्री टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, सर्टिफिकेशन, रेगुलेशन और मार्केट एक्सेस से संबंधित प्रोविजन को सिंप्लीफाई किए जाएंगे। ट्रेड प्रमोशन एक्टिविटीज को बढ़ावा दिया जाएगा, खासतौर बिजनेस टू बिजनेस इवेंट एंड एग्जीबिशन को सपोर्ट किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। प्री का पॉइंट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। यूके सप्लायर्स और इंडियन एमएसएमईज, इनके बीच में क्लास 2 लोकल सप्लायर्स और इंडिया के लिए क्लास 1 लोकल सप्लायर का स्टेटस दिया गया है। इनका अंतर क्या है कि यूके की सप्लायर्स को इंडिया में लिमिटेड एक्सेस होगी, मतलब एक्सेस होगी बट फुल नहीं, लेकिन इंडियन कंपनीज को, इंडियन एमएसएमईज को कंटिन्यू टू गेट प्रेफरेंस, इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नॉन टैरिफ बैरियर्स, यानी कि टैक्स बैरियर्स होते हैं, टैरिफ बैरियर्स, तो जो बिना टैक्स वाले बैरियर्स होते हैं उनको एड्रेस किया जाएगा, कम किया जाएगा। कैसे? जैसे कि कई बार एक कंट्री दूसरे कंट्री पे आरोप लगाते हैं कि आपका प्रोडक्ट जो है उसको चाइल्ड लेबर ने बनाया है, बच्चों ने बनाया, इसलिए हम इसे नहीं खरीदेंगे, हम चाइल्ड लेबर को प्रमोशन नहीं देना चाहते इसलिए। तो अपने आप में एनटीबी है, नॉन टैरिफ बैरियर है। या जैसे कई बार अमेरिका कहता है इंडियन मैंगोज में बैक्टीरिया है या पेस्टिसाइड ज्यादा है, तो वो भी अपने आप में नॉन टैरिफ बैरियर है। तो नॉन टैरिफ बैरियर को कम करने का प्रोविजन इन कंट्रीज ने किया है, ठीक, ताकि वो एमएसएमईज को ज्यादा अफेक्ट ना करें। कौन कौन से सेक्टर पर फोकस किया जाएगा? टेक्सटाइल, फुटवेयर, लेदर, मरीन प्रोडक्ट, टॉयज, स्पोर्ट, जेम एंड ज्वेलरी। इसके अलावा एक्सपोर्ट डेटा इनसाइट, तो 20 सेक्टर्स एक्सपोर्ट शेयर क्या शेयर करते हैं अभी? 30%, 30% टू 24%, यानी कि ये कम हुआ है अभी इन सेक्टर्स का, ये डेटा ये बताता है। 30% पहले था, अब 24 है। हेंस फ्री एक्सेस टू यूके मार्केट वो इस कमी को पूरा कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकता है, रूरल इनकम बढ़ा सकता है, एमएसएमई की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा सकता है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, इसमें वुमेन ओन्ड एंटरप्राइज और रूरल एमएसएमई दोनों को प्रमोशन और पार्टिसिपेशन का हिस्सा का मौका मिलेगा। चलो कुछ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं मेंस के लिए। ये अपने आप में मेंस का क्वेश्चन है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स मस्ट नॉट ओनली लिबरलाइज ट्रेड बट आल्सो एम्पावर वल्नरेबल सेक्शंस लाइक एमएसएमई टू इंश्योर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो इसका स्ट्रक्चरिंग कैसे करेंगे? इंट्रोडक्शन में खास खास बातें लिखेंगे। मेंस 500 टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग, द कॉन्सेप्चुअल आंसर आईएएस की यूनिक सीरीज है, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके मैकेनिज्म के आधार पर यहाँ पर इसका सिनॉप्सिस दिया गया है, आंसर की स्ट्रक्चरिंग कैसे करें, ठीक। सबसे पहले आप इंडिया का इवॉल्विंग ट्रेड स्ट्रक्चर बताएं, जिसमें कि एमएसएमई पर फोकस किया जा रहा है, इंट्रोडक्शन में लिखें। और इंडिया यूके के सेटा के बारे में आप यहाँ पे पॉइंट ऐड करें। फिर मेन बॉडी में सिग्निफिकेंस बताएं इंडिया के एमएसएमई का।
जो कि जीडीपी का 30% है, एक्सपोर्ट का 48% है और एम्प्लॉयमेंट 11 करोड़ लोगों को देता है। इंडिया यूके सेटा फॉर एमएसएमई के की फीचर्स क्या हैं? तो हमने जो अभी ऊपर की फीचर्स देखे उन सबको यहाँ पर एक एक करके आप एड्रेस करो। देन बेनिफिट ऑफ एक्सपेक्टेड, बेनिफिट जो एक्सपेक्टेड है एमएसएमई फोकस करने से, वो बेटर मार्केट एक्सेस, इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑन ग्लोबल वैल्यू चेन, कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, बूस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज में। चैलेंजेस कौन कौन से बाकी हैं उनको यहाँ पे एड्रेस करने के लिए लिखो, देन सजेशंस एंड वे फॉरवर्ड लिखकर आगे बढ़ो। कंक्लूड कर सकते हैं आप यहाँ पर। इसके बाद हम बात करेंगे नज 100 एमसीक्यूज के बारे में। पॉज एंड अटेम्प्ट। चलिए आइए करते हैं साथ में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006। ओके, so it defines the classification of MSME based on investment in plant and machinery equipment. Yes, सही है, इन्वेस्टमेंट के आधार पर है, टर्नओवर के आधार पर भी है, दोनों हैं। MSMEs are eligible for priority sector by banks. बैंक्स में priority sector lending दिया जाता है। The act provide for the constitution of MSME council. Yes, तीनों सही हैं। 1, 2, 3 D is the answer. नेक्स्ट, द टर्म उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में ये क्वेश्चन है, जल्दी से अटेम्प्ट करो। ठीक, उद्यम रजिस्ट्रेशन न्यूज में क्यों होता है? ये रजिस्टर करता है लार्ज कॉर्पोरेशन को, नो एमएसएमई के लिए है। रजिस्टरिंग अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, नो एमएसएमई के लिए है। रजिस्टरिंग एमएसएमई फॉर फॉर्मल रिकॉग्निशन, ये सही है। स्टार्टअप अंडर, नो। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेशली लॉन्च्ड टू प्रमोट एमएसएमई? एमएसएमई को लॉन्च के लिए क्या शुरू किया गया है? स्कीम का नाम है स्फूर्ति। स्फूर्ति स्कीम का मतलब होता है स्कीम फॉर फंड रीजनरेशन फॉर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, प्रमोट्स एमएसएमई एंड ट्रेडिशनल क्लस्टर। नेक्स्ट, इसको अटेम्प्ट करो, पॉज एंड अटेम्प्ट। क्वेश्चन नंबर 18 अटेम्प्ट करिए। चलिए देखते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग: बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, पब्लिक डेट एंड पब्लिक रेवेन्यू। इनमें से कौन कौन से मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट हैं? तो मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट है बैंक रेट एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। पब्लिक डेट बजट का कंपोनेंट है एंड पब्लिक रेवेन्यू भी बजट का कंपोनेंट है। 1 और 2 सही है। तो ये क्वेश्चन यहाँ क्यों दिया गया है, कोई खास रीजन? अच्छा, MSME आर सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड बाय मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स एंड OMO। यस, इसलिए चलो ठीक है। IIP एंड क्लाइमेट डिस्ट्रप्शंस, न्यू आर्टिकल हमारा है इंटरप्टेड ग्रोथ वाला। चलिए देखते हैं। तो जून 2025 तक के डेटा के आधार पर IIP ने अपना जो है वो ग्रोथ प्रोजेक्ट किया है, जो कि 10 महीने में सबसे कम है। IIP ग्रोथ स्लो टू 1.5%। क्यों? बिकॉज माइनिंग सेक्टर में 8.7% की ग्रोथ रेट में कमी आई है। इलेक्ट्रिसिटी में आउटपुट में 2.6% की ग्रोथ रेट में कमी आई है, इसीलिए पावर कट ज्यादा है क्या? मेन फैक्टर्स में क्लाइमेट डिसरप्शन अपने आप में एक की फैक्टर था, एक्सेस रेनफॉल, वाटर लॉगिंग, खासतौर से इन स्टेट्स में नहीं इंपॉर्टेंट, बस इतना जानना जरूरी है। एक्सेस रेनफॉल, लैक ऑफ क्लाइमेट अट्रीब्यूशन इन ऑफिशियल नैरेटिव्स। तो उसके पीछे एक वजह यह है कि जो ऑफिशियल नैरेटिव्स हैं उनमें क्लाइमेट को एक फैक्टर के तौर पर कंसीडर अभी वो नहीं करते, जिसकी वजह से ये डेटा अपने आप में इम्पैक्ट कर रहा है। इसके अलावा क्लाइमेट रिलेटेड कॉजेस आर रेयरली एक्नॉलेज्ड, बहुत कम उसके बारे में बात होती है। ग्लोबल कंपैरिजन की बात करें तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड हैव इंटीग्रेटेड क्लाइमेट रिस्क मैपिंग इनटू इकोनॉमिक रिपोर्टिंग। अब हमारे यहाँ उस चीज की जरूरत है। इंडिया इस मामले में अभी पीछे है। नीड फॉर रिफॉर्म, क्लाइमेट इम्पैक्ट इनटू इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को जोड़े जाने की जरूरत है, उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत है। बस इस आर्टिकल का यही एक मैसेज है। इसमें मेंस के रिलेटेड ये क्वेश्चन है और ये उसकी सिनॉप्सिस है मेंस 500 बेस पर। आप इस क्वेश्चन को इस तरह से आंसर कर सकते हो। ये सिनॉप्सिस पढ़ो, इसका PDF आपको द कॉन्सेप्चुअल के चैनल मिल जाएगा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक, इसको पढ़िए, इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी एंड बॉडी के बाद बॉडी और आगे, फिर इसको पूरा करते हुए कंक्लूजन करते हुए आप अपने इस आंसर को पूरा कर सकते हैं। ये पूरा सिनॉप्सिस इसमें दिया हुआ है। आगे चलते हैं।
गिनी इंडेक्स, गिनी इंडेक्स में कुछ दिक्कत है। क्या दिक्कत है? ये मैडम कहते हैं कि गिनी इंडेक्स इज रॉन्ग अबाउट इंडिया। क्यों? क्यों इंडिया में गलत है? और ये द हिंदू के ओपिनियन पेज में है। चलिए, प्राची दत्ता इसके लेखक हैं। गिनी इंडेक्स है क्या, पहले यही समझ लेते हैं। यहाँ जाओ, वापस आते हैं, गिनी इंडेक्स पहले देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे वैल्यू एडिशन में देखते हैं। तो दो तरह के इंडेक्स का हम कंपैरिजन करेंगे, गिनी इंडेक्स और कुजनेट्स का। गिनी इंडेक्स ये बताता है कि इनइक्वालिटी कैसे है समाज में, और कुजनेट्स हाइपोथेसिस बताता है कि इनइक्वालिटी क्यों है सोसाइटी में। आइए देखते हैं व्हाट इट इज। सो ये अपने आप में क्वांटिटेटिव मेजर है जो इनइक्वालिटी को चेक करता है। क्वांटिटेटिव, ये थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस है जो इनइक्वालिटी के डायमेंशंस के बारे में बात करता है। इसमें स्टैटिस्टिकल इंडेक्स को 0 से 1 के बीच में स्केल किया जाता है। ये इकोनॉमिक थ्योरी, इसमें ऐसा कोई स्केल नहीं है। गिनी इंडेक्स इटालियन स्टैटिस्टिशियंस थे जिनका नाम था कोराडो गिनी, उनके नाम से है। साइमन कुजनेट्स जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, उनके नाम से कुजनेट्स कर्व होता है। गिनी इंडेक्स इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी पर फोकस करता है, ये है प्री का क्वेश्चन। जबकि कुजनेट्स इनइक्वालिटी चेंजेस विद डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करता है, ये प्री का क्वेश्चन है। 0 का मतलब गिनी इंडेक्स में होता है परफेक्ट इक्वालिटी, और 1 का मतलब होता है परफेक्ट इनइक्वालिटी, असमानता। एन शेप कर्व कुजनेट्स कर्व में इंडिकेट करता है राइज एंड देन फॉल विद ग्रोथ, यानी कि इनइक्वालिटी पहले बढ़ी और फिर ग्रोथ के साथ घटी। ये कुजनेट्स कर्व एक्सप्लेन करता है। एचडीआई रिपोर्ट में और इनइक्वालिटी रैंक में गिनी का यूज किया जाता है, जबकि डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स में कुजनेट्स का यूज किया जाता है। अब हम गिनी इंडेक्स के बारे में बात कर सकते हैं कि इंडिया में गिनी इंडेक्स क्यों फेल हो रहा है कुछ भी सही बात करने में। इंडिया रैंक्ड अमंग वर्ल्ड्स मोस्ट इक्वल सोसाइटीज, इक्वल इक्वल सोसाइटीज with 2.5.5 गिनी इंडेक्स 25.5। ये अपने आप में कैटेगराइज किया जाता है मॉडरेटली टू लो इनइक्वालिटी, बहुत कम इनइक्वालिटी के मामले में इसे कैटेगराइज किया जाता है। ये अपने आप में कंसर्न इसमें क्रेडिबिलिटी का और मेथोडोलॉजी का, ये मैडम का कहना है। आइए समझते हैं क्यों। बिकॉज कुछ कंट्रास्ट हैं जिनको अभी भी देखा जा सकता है। कंट्रास्ट मतलब विरोधाभास। जैसे डिस्पाइट फेवरेबल इंडेक्स स्कोर इनइक्वालिटी परसिस्ट करती है अक्रॉस द सेक्टर। स्कोर भले हमको काफी मॉडरेट इनइक्वालिटी दिखाता है और काफी हद तक इक्वालिटी को भी शो करता है, लेकिन ये इनइक्वालिटी हमारे समाज में है, इसको ये डेटा क्यों नहीं बता पा रहा है। जैसे वेल्थ इनइक्वालिटी देखते हैं, ये डेटा आपके काम का है, इकोनॉमिक्स ए से एथिक्स हर जगह काम आएगा, कि टॉप 1% इंडियन के पास 22.6% नेशनल इनकम है। ठीक, डिस्पैरिटीज हैं लग्जरी कंजम्पशन में, वर्किंग क्लास अर्निंग में भिन्नता है। डेटा कलेक्शन स्क्यूड है, लेस देन 10% ऑफ पॉपुलेशन टैक्स नेट में है। इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स नेट में, इसके अलावा जेंडर इनइक्वालिटी, फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बहुत कम है, लगभग 1/3 मेन के सामने। एंड 12.7% लीडरशिप रोल में है वुमन, बहुत कम है। ओनली 7.5% स्टार्टअप वुमन के हैं, बहुत कम है। डीप रूटेड पैट्रियार्कल नॉर्म्स हैं जो कि इस गैप को बढ़ाते हैं। डिजिटल डिवाइड है, ओनली 41.8% हाउस होल्ड ब्रॉडबैंड यूज करते हैं, 41.8%। इंटरनेट एक्सेस स्कूलों में केवल 53.9% स्कूलों में है। फंक्शनल कंप्यूटर 52.7% में है। तो ये अभी हाफ हाफ में है। ये कैसे मॉडरेट इनइक्वालिटी शो कर रहा है, ये तो बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है। रूरल वुमन इंटरनेट एक्सेस 25% है, जबकि रूरल मेन का 49% है। यहाँ भी वुमन हाफ में है। ये हैम्पर करता है एजुकेशन, जॉब, बैंकिंग एंड एम्पावरमेंट को। एजुकेशन इनइक्वालिटी की बात करें तो ये वर्चुअल लर्निंग इनएक्सेसिबल इंडिया में अभी भी बड़े पैमाने पर, खासतौर से पोअरर सेक्शन में, ड्यू टू लैक ऑफ डिवाइसेस एंड इंटरनेट। तो वर्चुअल लर्निंग नहीं हो पाती जो आप आजकल ऑनलाइन मोड में है, जैसे आप पढ़ते हो। डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन एक्सक्लूजन है, स्पेशली स्किल एंड जॉब डिवाइड्स में बढ़ाता है। ये क्या, डिजिटल एजुकेशन एक्सक्लूजन जो है ये स्किल और जॉब डिवाइड को बढ़ाता है। मतलब कुछ लोगों के पास एक्सेस है, कुछ के पास नहीं है, ये है डिवाइड। न्यू इमर्जिंग इनइक्वालिटी कैसा है, डिजिटल इनइक्वालिटी, बैंक एक्सक्लूजन, जॉब मार्केट बैरियर, लैक ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यानी कि बैंकिंग में बहुत सारे लोगों को पार्टिसिपेट नहीं करने को मिल रहा।
जॉब मार्केट में बैरियर का सामना करना पड़ता है, क्यों? बिकॉज ऑफ न्यू इमर्जिंग इनइक्वालिटीज। इंटरलिंक्ड इनइक्वालिटीज क्या है? तो डिजिटल डिवाइड एजुकेशन एक्सक्लूजन को बढ़ाता है, जैसे कि ये साइक्लिकल है। डिजिटल डिवाइड मतलब डेटा की सही एक्सेस, डिवाइसेस की सही एक्सेस सबको न होने के कारण वो एक्सक्लूड हो जाते हैं पढ़ाई में, फिर उनको जॉब नहीं मिलती, जॉब इनइक्वालिटी होता है, फिर वो वेल्थ इनइक्वालिटी यानी कि कमाने में भी पिछड़ जाते हैं। मल्टीपल इनइक्वालिटीज आर म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग। अब इस तरह की इनइक्वालिटी मल्टीपल इनइक्वालिटी को पैदा करते हैं और सिस्टमिक इनइक्वालिटी को जन्म देते हैं। गिनी डेटा may not capture multidimensional and intersectional nature of inequality। यहाँ पे पॉलिसी रिस्पॉन्स होना चाहिए जो इन ग्राउंडेड रियलिटीज को एक्सेस करे, नॉट जस्ट डेटा। इसके अलावा नीड इंक्लूसिव डिजिटल एक्सेस, जेंडर सेंसिटिव एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज एंड वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो इंक्लूसिव डिजिटल एक्सेस का मतलब ये कि सभी के लिए डेटा की एक्सेस हो, सभी के पास डिवाइसेस हों, जेंडर सेंसिटिव एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज हो सो दैट कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ सके, और वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, अमीरों से गरीबों को पैसे कैसे दिए जाए, इसके लिए नए नए मैकेनिज्म अडॉप्ट करने चाहिए। बाकी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आते हैं कुछ प्रीलिम से रिलेटेड क्वेश्चन में। यूपीएससी पीवाईक्यू 2015 का गेन इंडेक्स इज यूज्ड टू मेजर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? सो इनकम इनइक्वालिटी, सी इज द आंसर। यूपीएससी पीवाईक्यू 2020 का है सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कुजनेट्स हाइपोथेसिस एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? इनकम एंड सेविंग, नो। इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, नो। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इनकम इनइक्वालिटी, यस। सी इज द आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। इन केस यू वांट टू टेक सोशियोलॉजी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी मेंस, बिकॉज सोशियोलॉजी बहुत ज्यादा टॉपर्स प्रोड्यूस करता है, हाईएस्ट है टोटल सिलेक्शन के मामले में, नियरली डबल देन पीएसआईआर एंड ज्योग्राफी। पीएसआईआर प्लस ज्योग्राफी का ये बराबर है, यानी कि ज्योग्राफी और पीएसआईआर एक साथ रख दो तो सोशियोलॉजी उसके बराबर सिलेक्शन देता है। टॉपर्स में हर साल टॉप 10 में 2 से 3 लोग होते हैं, टॉप 100 में 20 से 25, पूरे सिलेक्शन में 190 के आसपास रिकॉर्ड। मार्क्स के मामले में भी ये वन ऑफ द हाईएस्ट है, साइंस के सब्जेक्ट जैसा। आईएमएफ ने इंडिया की ग्रोथ रेट को अपडेट किया है, तो कुछ ग्रोथ में कमी आई है, हम समझते हैं क्या। कमी नहीं, सॉरी, ग्रोथ फोरकास्ट में इंक्रीज आया है, रेज हुआ है। कैसे? आईएमएफ ने अपग्रेड किया इंडिया के ग्रोथ फोरकास्ट को अब 6.4% पे 2025-26 एंड 26-27 के लिए। ये इंक्रीज है 0.2% का एंड 0.1% का, यानी कि इस साल में 0.2% और इस साल 0.1% का इंक्रीज है एज कम्पेयर टू अप्रैल 2025। ग्लोबल आउटलुक भी इम्प्रूव हुआ है, सुधरा है। तो ग्लोबल जीडीपी का जो ग्रोथ का फोरकास्ट है वो 3.1% है, यानी कि 1.1% ज़्यादा। और 2026 में और 2025-26 में ये 0.2% एंड 0.1% का इंक्रीज यहाँ भी शो किया गया है। फैक्टर स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड फ्रंट लोडिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही हैं धीरे धीरे। लोअर एंड एक्चुअल यूएस टैरिफ रेट, लोअर एक्चुअल यूएस टैरिफ रेट यानी कि जितना एक्सपेक्ट किया गया था डोनाल्ड ट्रम्प से उतना नहीं बढ़ा है। इम्प्रूव्ड ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस, जिसमें कि इंक्लूडिंग वीकर यूएस डॉलर वीक हुआ, ये भी एक फैक्टर है। फिस्कल एक्सपेंशन, मेजर इकोनॉमीज का जो फाइनेंशियल फाइनेंस है वो एक्सपेंड हुआ है। ये आप यूपीएससी प्री के लिए याद रखो कि कौन कौन से ड्राइवर हैं जो ग्रोथ रेट फोरकास्ट को बढ़ा रहे हैं, तो ये चारों फैक्टर आपको याद रखना चाहिए। इंडिया के लिए इसमें इंपॉर्टेंस क्या है? तो स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है और इकोनॉमिक रेजिलियंस को स्लो करता है। इसके अलावा पॉजिटिव इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स बन रहा है इंडिया में। बॉन्ड मार्केट की क्या सिचुएशन, आइए समझते हैं। सो गोल्डीलॉक इकोनॉमिक क्या है पहले समझते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं फेडरल रिजर्व पॉलिसी में क्या चेंज आया है, दोनों बातें समझते हैं। गोल्डीलॉक इकोनॉमी का मतलब ये होता है इट इज नाइदर टू हॉट, इट इज नॉट नाइदर टू कोल्ड, यानी कि टू हॉट का मतलब है इन्फ्लेशन भी नहीं है, टू कोल्ड का मतलब रिसेशन भी नहीं है। ये गोल्डीलॉक मतलब एक गुड कंडीशन है। ओके, ग्रोथ इज स्लोइंग बट नॉट टू द रिसेशन लेवल, रिसेशन पे नहीं जा रहा, ग्रोथ रेट स्लो जरूर हो रहा है। फेडरल रिजर्व अमेरिका की क्या पॉलिसी है? तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट को 4.25 से 4.5 के बीच में मेंटेन कर रखा है, जो कि अपने आप में फिफ्थ कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग में स्टेट है एक तरीके से। फ्यूचर इंडिकेट करता है पॉसिबिलिटी ऑफ रेट कट, यानी कि फ्यूचर में ये ये यूएस इंटरेस्ट रेट यानी कि यूएस का रेपो रेट है, ये उसको कम करने की बात है। अगर कम करते हैं तो डॉलर और ज्यादा वीक होगा बिकॉज उसकी सप्लाई बढ़ेगी।
बॉन्ड इन्वेस्टर्स आर इंक्रीजिंग क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर एंड एक्सटेंडिंग पोर्टफोलियो ड्यूरेशन। तो जो बॉन्ड के इन्वेस्टर हैं वो क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर और पोर्टफोलियो ड्यूरेशन दोनों को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा डिमांड बढ़ रही है कॉर्पोरेट बॉन्ड की एंड लॉन्ग ड्यूरेशन डेट की। रैशनल इसके पीछे क्या है, इस कॉन्फिडेंस के पीछे? तो मेन रैशनल है स्टेबल लेबर मार्केट, सबड्यूड जनरल इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन में जो कमी आई है, स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर एंड कॉर्पोरेट बैलेंस शीट, कंज्यूमर और कॉर्पोरेट दोनों की बैलेंस शीट में सुधार आया है। राइज इन सेलेक्ट प्राइस कंसिडर्ड वन ऑफ नॉट सिस्टमिक इन्फ्लेशन, यानी कि कहीं कहीं पे जो प्राइस राइज है वो एक फैक्टर है, लेकिन वो अपने आप में एक सिस्टमिक इन्फ्लेशन नहीं है जो पूरे तंत्र को प्रभावित करे। जेपी मॉर्गन का ट्रेंड क्या कहता है मार्केट ट्रेंड के बारे में? इसके जो क्लाइंट है वो बताते हैं कि क्लाइंट इंक्रीज लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन बॉन्ड पोजीशन 30% नाउ वर्सेस 2.26% लास्ट वीक। तो यहाँ भी आप बढ़ रहा है कॉन्फिडेंस, इंडिकेट करता है लोअर रेट ऑफ एक्सपेक्टेशन, यानी कि ग्रोथ जो उसमें रिटर्न है वो अपने आप में कम होगा। यूपीएससी 2021 का कुछ क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। कॉमर्शियल पेपर के बारे में। कॉमर्शियल पेपर इज शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। यस, ये शॉर्ट टर्म होते हैं और प्रोमिसरी नोट का नेचर होता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज लॉन्ग टर्म, नहीं ये भी शॉर्ट टर्म है और आरबीआई द्वारा नहीं, ये बैंकों द्वारा इशू किया जाता है, ये गलत है। कॉल मनी इज a short term finance used by interbank transaction. यस, कॉल एंड नोटिस मनी होता है, अगर एक दिन के लिए तो कॉल मनी, 14 दिन के लिए तो नोटिस मनी। जीरो कूपन बॉन्ड आर इंटरेस्ट बियरिंग, नो इट इज इंटरेस्ट फ्री विदाउट इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड, ये कूपन रेट के हिसाब से चलता है, ये भी गलत है। 1 एंड 3, ठीक है। 23 का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें दो स्टेटमेंट है, अटेम्प्ट करो। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। A decrease in tax to GDP ratio of a country indicates, among other things, its a growing economic health. No, decrease tax to GDP का मतलब है diminishing economic health, poor, एक गलत है। A low tax to GDP ratio of a country indicates tax base is narrow. हाँ, economic activity is underreported. Yes, तो ये अपने आप में कौन सा सही होगा? बी, टू ओनली। ओके, नेक्स्ट यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन है। इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज्ड इन इकोनॉमी, इससे क्या होगा? अटेम्प्ट डन। चलिए आगे चलते हैं। इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज होता है किसी कंट्री में तो इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है कंट्री में। आगे चलते हैं। 25, ये यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करो। Which of the following situation best reflect Goldilocks economy? चलिए देखते हैं। So a situation moderate, यानी कि neither moderate inflation and moderate growth, a situation is no high inflation नहीं, ये moderate ही होगा, moderate inflation and moderate growth। आगे चलते हैं। यानी कि not too high, not too hot, not too cold, एंड ये एथिक्स से रिलेटेड हमारा लास्ट आर्टिकल है, फोकस करेंगे। तो ये आर्टिकल आपको ये बताता है कि नासा की जो डिस्कवरीज हैं उसमें कहाँ कहाँ किस किस तरह से मिस एप्रोप्रिएशन हुआ, कैसे कैसे डेटा के बारे में भी चेंज किए गए, पॉलिसीज कैसे कैसे चेंज की गई, हम फोकस करेंगे। और साइंटिफिक कम्युनिटी ने कैसे उसको क्रिटिसाइज किया, कैसे मीडियाबाजी और मीडिया हाइप लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोली गई जो कि साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा मल्टी डायमेंशनली वेरीफाइड नहीं थी। तो पहले हम देखते हैं इशू क्या क्या है। ये चूंकि एथिक्स से रिलेटेड है, साइंस के ऑफिस में क्या हुआ वो हमारे काम का नहीं है। रिट्रैक्शन, साइंस जर्नल रिट्रैक्टेड ओरिजिनल पेपर आफ्टर 14 years citing, क्या? शिफ्टिंग एडिटोरियल नॉर्म्स, पब्लिक कंफ्यूजन एंड लैक ऑफ रिलायबल एविडेंस। ये जर्नल ये कहता है कि तो मतलब एक तरीके से जो ये जर्नल है वो ये कहता है कि जो भी साइंटिफिक डिस्कवरीज के बारे में
नासा ने जो बैक टू बैक अपने पोजीशन शिफ्ट किया, जो पोजीशन चेंज की, उसके बारे में एक तरीके से इसने नासा के क्लेम को रिट्रैक्ट किया है। और रिट्रैक्ट करने का मतलब है कि उन दावों को गलत बताया कि कई सारे दावे गलत हैं इस बारे में, जैसे कि एडिटोरियल नॉर्म्स बार बार बदले हैं, पब्लिक कंफ्यूजन हुआ है, एंड रिलायबल एविडेंसेस हैं। तो ये एविडेंस साइंस जर्नल ने नासा की पब्लिकेशन के मामले में किए हैं। मतलब ये गलती एक तरीके से नासा और साइंस जर्नल दोनों की है। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुआ? हालांकि इसमें कोई मिसकंडक्ट या फ्रॉड ऐसे कोई केस नहीं हुए, बट उनकी रिपोर्ट्स अपने आप में अनएथिकल थी, जिसकी वजह से कुछ कंफ्यूजन पैदा हुए, कुछ प्रॉब्लम्स आई। वो देखते हैं एथिक्स के फील्ड में क्या क्या है। जैसे इट हाईलाइट्स द फेलियर ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी कम्युनिकेशन इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोबायोलॉजी। मतलब ये कि मल्टीडिसिप्लिनरी कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, उस मामले में फेल हुआ बॉडी। मीडिया हाइप किया गया, शॉर्ट शॉर्ट जैसे, और इससे इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन में गिरावट हुई नासा की। शॉर्ट सर्किटेड क्रिटिकल स्क्रूटिनी की कमी थी, मतलब शॉर्ट सर्किटेड क्रिटिकल स्क्रूटिनी की गई, मतलब इन डिटेल्ड नहीं है, इसका ये कहने का मतलब है जल्दबाजी में और छोटी मोटी ही स्क्रूटनी की गई है। ये अपने आप में शो करता है वैल्यू ऑफ इनफॉर्मल पब्लिक पीयर रिव्यू, वार्न करता है डायनेमिक्स इन ऑनलाइन क्रिटिसिज्म को। इसके अलावा रिट्रैक्शन डिलेड इज नॉट ड्यू टू साइंस बट एडिटोरियल सर्कुलेशन। साइंस की वजह से नहीं ये रिट्रैक्शन हुआ, ये जो मोह भंग हुआ, ये साइंस की वजह से नहीं है, बल्कि एडिटोरियल सर्कुलेशन की वजह से हुआ। एंड रेपुटेशन मैनेजमेंट का ध्यान दिया गया। इसके अलावा ये डेमोन्स्ट्रेट करता है साइंस को एज ए सेल्फ करेक्टिंग बट स्लो एंड मेसी प्रोसेस। ब्रॉडर एथिकल इशू क्या है यूपीएससी के लिए? तो ये साइंटिफिक इंटीग्रिटी, फॉर्मल पीयर रिव्यू और ऑनगोइंग स्क्रूटनी, एस्ट्रोबायोलॉजी इन हाई स्टेक ऑफ रिसर्च स्पेशली इन वल्नरेबल टू सेंसेशनलिज्म, इन बातों को हाईलाइट करता है। इसके अलावा रिट्रैक्शन मतलब यह है कि किस तरह से वो कमिटमेंट को प्रॉमिस ना करना और उन प्रिंसिपल्स का फॉलो ना करना। तो रिट्रैक्शन शुड प्रिजर्व साइंटिफिक डिबेट नॉट इरेज इट। अभी जो रिट्रैक्शन हुआ इसमें साइंटिफिक डिबेट होना चाहिए, ना कि उन चीज़ों को इरेज किया जाए। साइंस मस्ट बैलेंस ओपन इंक्वायरी, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी एंड पब्लिक कम्युनिकेशन। साइंस को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। यूपीएससी मेंस में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। आप इसका मॉडल आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, इसको पॉज करो और मॉडल आंसर के एक तरीके से ये है सिनॉप्सिस, इसको आप पढ़िए, इससे आप अपने आंसर तैयार कर सकते हैं। फाइन। सो विद दीज वर्ड्स, ये कुछ और क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए। विद दीज वर्ड्स आई विल से थैंक यू एंड मस्ट ज्वाइन मीन्स 500 टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग with essay. Thank you so much and have a great day.